चलो तो आज इनको अवार्ड दे ही देते हैं। इनकी आखिरी वीडियो आई थी। नमस्कार दोस्तों, क्या इतनी हमारा बातें देश हुई हैं उस वीडियो तानाशाही की। की ओर इतने गिरता जा सारे रहा लोगों ने है? पोस्ट किए हैं, 1 इतने महीने सारे पहले एक लोगों ने उन्हें सवाल ऐसा अगर मैंने आप मसीहा लोगों से बताने की पूछा कोशिश था, की कि जाहिर सी अकेला बात है, ध्रुव बहुत सारे पूरे आपको सत्ता शॉक भी पक्ष मिला पे होगा। भारी। चलो ठीक है, हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि वो बोल सकता है, लेकिन उसकी कोई लिमिट होती है। उसका कोई पैरामीटर होता है। इनका कुछ भी नहीं। ये एक बार बोलना शुरू करते हैं ना, तो मुझे लगता है सिर्फ एक ही तरफ के फैक्ट चेक करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिस फैक्ट का बेस वो यूज कर रहे हैं इसी वीडियो में और इस जैसी कई सारी वीडियोस में उसी सोर्स को ये लोग बिका हुआ बता देते हैं। पहले डिसाइड तो कर लो कि कहां आपको ट्रस्ट करना है, कहां ट्रस्ट नहीं करना। जिस सोर्स को बिका हुआ बताते हो उसी सोर्स के थ्रू हमें वीडियोस बना के दे देते हो। और उसमें भी पूरी बातें नहीं करनी। जहां इनको थोड़ा सा भी लगेगा कि अरे यार ये बातें अगर इस वीडियो में चली गई तो जो मेरा प्रोपेगेंडा है या फिर जो मेरा एजेंडा है, जो मैं बोलना चाहता हूं, जो मैं सेट करना चाहता हूं, वो बिगड़ जाए, तुरंत वीडियो को क्रॉप कर दो। 1 महीने में जो कुछ हुआ है देश में, उसे देख कर के यकीनन आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया। ऐसे मसीहा है ना, मतलब मिले ही नहीं थे ये तो। एक एक करके इनके पॉइंट्स देखते हैं और उसके बारे में कुछ अपनी और कुछ आपकी बातें करते हैं। वीडियो शुरू होते ही थोड़ी बहुत तो इन्होंने बात करी कि चलो लिकर केस की बात है, लेकिन वीडियो के एंड जाते जाते ना ये क्लियरली साफ हो गया कि ये जो वीडियो बनाई गई है ये किसी केस के लिए नहीं, ये एक तरह से कैंपेन था। आपने अगर इनकी पूरी वीडियो देखी होगी और एंड तक देखा होगा तो एंड में जो इनकी बातें हैं वो क्लियरली बताती है कि ये किसी खास पार्टीज के लिए ही कैंपेन कर रहे हैं। ये कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नहीं बना रहे। ये महानुभाव इसमें बात कर रहे हैं लिकर केस में जो अभी अप्रूवर बन गए हैं, सूरज चंद्र रेड्डी की। एक्चुअली ईडी ने इन्हें भी गिरफ्तार किया था, बाद में ये अप्रूवर बन गए और फिर इन्हें बेल मिल गई। और इसमें भी इन्होंने एक अलग ही तरीके का अपना एजेंडा सेट कर दिया। इन्होंने इसमें बताया जब वो ईडी की कस्टडी में थे उसके कुछ दिनों बाद ही उनकी कंपनी ने 52 करोड़ रुपए का चंदा पॉलिटिकल पार्टीज को दिया। 52 करोड़ के बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। अब उसके थ्रू सबसे ज्यादा जो इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेट किया था वो रूलिंग पार्टी बीजेपी को किया था। जो दूसरा था वो 2.5 करोड़ था टीडीपी को और 15 करोड़ था बीआरएस को। तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हो? इनको बेल अगर मिली है तो वो बीजेपी को डोनेट करने की वजह से, बीआरएस को डोनेट करने की वजह से या टीडीपी को डोनेट करने की वजह से? नहीं, इन्होंने बीजेपी को डोनेट किया, इसीलिए बीजेपी ने इन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इन्हीं महानुभाव की वीडियो के कुछ पॉइंट्स लेते हैं और फिर उसको देखते हैं कि उसमें क्या सच है या फिर उसके ऊपर आपके और मेरे क्या राय हो सकते हैं या फिर होना क्या चाहिए था। ध्रुव राठी के अनुसार आज हमारी जो सरकार है वो हमारी मीडिया को कंट्रोल कर रही है, पॉलिटिकल पार्टीज पे हमला करके उनके एमएलएज को तोड़ रही है, उन्हें अपने साथ मिला रही है। जहां वो हार जाते हैं वहां के एमएलएज को खरीद लेते हैं, वहां पे उनकी सरकार गिरा के अपनी सरकार बना लेते हैं। कंपनीज से एक्सटॉर्शन मनी लिया जा रहा है ईडी और बाकी एजेंसियों का इस्तेमाल करके, ऐसा इनका कहना है। और इन सबके साथ एक पॉइंट उन्होंने और ऐड किया कि जो मेजर ऑपोजिशन पार्टी है फिलहाल हमारी कंट्री में, उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया गवर्नमेंट। इस पे डिटेल में बात करेंगे, इसमें ना मैच नहीं खा रही बातें। फिर उन्होंने एक सबसे बड़ा पॉइंट ऐड किया, आपने वीडियो में देखा होगा, जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट था। इन्होंने एक सबसे बड़ा पॉइंट जो ऐड किया था वो था सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ऐड कर लिया। भाई क्यों नहीं कर सकते सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट? क्या वो देश के संविधान से ज्यादा बड़े हैं? उनके खिलाफ जो कंप्लेंट्स हैं उसकी जो जांच एजेंसियां कर रही हैं उनमें अगर उन्हें डाउट है तो उन्हें क्वेश्चनिंग के लिए क्यों नहीं बुलाया जा सकता? आज से कुछ ही साल पहले जब सरकार नहीं आई थी तब तो वो छाती ठोक के कह रहे थे ना कि सेंटर में बैठी हुई सरकार एजेंसीज का क्या कर रही है, उनकी एजेंसीज काम क्यों नहीं कर रही। और आज जब वही एजेंसीज काम कर रही हैं तो वही एजेंसीज पपेट दिखाई देती हैं इन लोगों को। लेकिन वही एजेंसी पर जब इनके हिसाब से काम करने लग जाती है तो वो सब कुछ नॉर्मल है। एक एक करके सारे पॉइंट समझते हैं। ये कह रहे हैं कि मीडिया कंट्रोल्ड है। कितने सारे हमारे चैनल्स हैं जिसमें आज की डेट में बेबाक तरीके से किसी भी मुद्दे को उठाया जाता है, उस पर डिस्कशन किया जाता है, जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से बोला जाता है। सबसे पहले तो ये वीडियो उसका एग्जाम्पल है। इंडिया में चल रही है ना ये वीडियो, बोल पा रहे हो ना सारे खिलाफ में, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मीडिया नहीं बिकी हुई है, वो आज वही दिखा रहे हैं जो जनता को दिखाने की जरूरत है। आज तक वो चीज हमें दिखाई नहीं जाती थी जिसकी वजह से हमारी ये दुर्दशा हो गई है। इनका दूसरा पॉइंट था कि जहां पे भी बीजेपी इलेक्शन हारने लग जाती है या जहां पे भी उन्हें लगता है कि यहाँ वो जीत नहीं सकते, वहां पे वो एमएलए खरीदने लग जाते हैं, वहां पे इन पार्टीज के खिलाफ अपने एजेंसियों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। ये तानाशाही है। एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो अपना काम ही कर रही है। और जो ये एमएलए खरीद फेरबदल की बात है, कौन सी पार्टी नहीं करती आई है? इतिहास उठा के देख लो, सभी करते हुए आए। तानाशाही जानते हो क्या होता है? 2019 में 22 जनवरी को अमित शाह की एक रैली थी बंगाल में, उनके हेलीकॉप्टर को वहां उतरने नहीं दिया गया था। यह तानाशाही है कि देश का होम मिनिस्टर
किसी राज्य में जाके वहां पे अपनी रैली को संबोधित नहीं कर सकता है। तानाशाही पता है क्या है? अपने ही देश में अपने ही धर्म को मानने के लिए, अपने ही भगवान की पूजा करने के लिए अगर कोई जा रहा है तो उनके ऊपर, उन निहत्थों के ऊपर चारों तरफ से घेर कर उन पे बंदूक से गोलियां चलवा देना। 1990 में कार सेवकों की हत्या याद है? वो है तानाशाही। इससे भी बड़े तानाशाही पे अगर चले जाते हैं, 1975 इमरजेंसी याद ही होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बाकी है जो मैं दे सकता हूं यहाँ, लेकिन कितने एग्जांपल दूं? वो तानाशाही नहीं थी, लेकिन आज की ये तानाशाही लग रहे हैं, जब सुकून से हर एक पार्टी अपना अपना एजेंडा चला रही है, हर एक मीडिया हाउस अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, देश आज की डेट में अपनी असली पहचान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये तानाशाही होगी। याद है अमित शाह जी को सीबीआई ने अरेस्ट किया था? क्या उस टाइम पे केंद्रीय सरकार अपनी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल नहीं कर रही थी? थोड़े दिन बाद ही प्रूव हो गया था ना। उन्होंने तो वहां पे छाती ठोक के कह दिया कि मैं सीबीआई हेडक्वार्टर में जाकर डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करने के लिए तैयार हूं, और उसी के साथ उन्होंने तुरंत अपना इस्तीफा भी उस टाइम के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को दे दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा था कि वो गलत नहीं है, उनके खिलाफ जो चार्जेस लगाए गए हैं वो झूठे हैं, और बाद में ऐसा प्रूफ भी हो गया। और आज क्या हो रहा था? 9 समन भेजे गए, उसको भी इग्नोर कर दिया गया। संविधान की कोई बात ही नहीं, सिर्फ माइक पे कैमरे के सामने संविधान की बातें करने, बाकी किसी संविधान को नहीं मानना। फिर बात करते हैं ये लोग कि देश तानाशाह बनता जा रहा है, देश में ऑपोजिशन को खत्म किया जा रहा है। रूल की बात आप करते हो, रूल आप ही नहीं मानते। अभी इन्होंने तीसरा पॉइंट बोला था, कंपनी से एक्सटॉर्शन। आज से पहले जितनी कंपनीज, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज को जिस भी तरीके से डोनेशन दे रही है, वो डोनेशन है, वो सोशल कॉज के लिए डोनेट कर रहे हैं। लेकिन वही पार्टीज, वही कंपनियां, वही इंडिविजुअल्स जब बीजेपी को डोनेशन दे रही है तो बीजेपी एक्सटॉर्शन मनी ले रही है। एक जगह वही चीज लीगल है, एक जगह इलीगल है, एक जगह उनके लिए वो चीज सही है, दूसरी जगह गलत है। अब अगर वो लोग डोनेट कर रहे हैं तो वो उनकी श्रद्धा है भाई, करने दो उनको। पैसा मेजोरिटी का, टैक्स मेजोरिटी का, सारा काम, सारी मेहनत मेजोरिटी का, और डेवलपमेंट के नाम पे मेजोरिटी को क्या मिलता है? 2 रुपए वाला लॉलीपॉप, वो भी वो बेचारा खा ही नहीं सकता। चलो अब आते हैं इनके चौथे पॉइंट, जिसमें ये बता रहे हैं कि मेन ऑपोजिशन का अकाउंट फ्रीज हो। सबसे पहली बात तो ये, पहले एक बार चेक करो कि सही में अकाउंट फ्रीज हुआ है कि नहीं। मिस्टर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं इलेक्शन में हमारे कैंपेन्स को रोकने के लिए। You have frozen the bank account of the largest, of one of the biggest political parties, largest opposition in the country. As Makanji said, we are unable to get slots for advertising. We are unable to put ads in newspapers. And so what sort of a democracy is this? वहीं दूसरी तरफ इनकी प्रवक्ता कह रहे हैं कि पैसे देने के बाद भी एजेंसियां उनका न्यूज छापने को तैयार नहीं है। नीचे अपना नाम भी दिया, सारा ब्यौरा दिया कि चंदा दो धंधा लो चल रहा था। इस विज्ञापन को छापने से मुख्य जो अखबार थे उन्होंने मना कर दिया, वो डर गए, उन्होंने कहा हम ये नहीं छाप सकते हैं, जबकि ये विज्ञापन था, हम इसके लिए पैसे भी दे रहे थे। ऐसा क्यों है? सच क्या है? पैसे नहीं है, या न्यूज नहीं छाप रहे, या फिर सिर्फ एजेंडा चलाना है कैमरे पे? तालमेल तो बिठा लीजिए दोनों में। आप क्या बोल रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों की बातें अलग जा रही हैं। बातें तो कम से कम सेम होनी चाहिए, ताकि ये तो लगे कि हाँ नहीं यार बात सच्ची हो रही है। अब इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया। अरे बाप रे बाप। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया गया। ईडी अगर किसी आम आदमी को 3 समन भेज चुकी है और फिर भी वो आम आदमी उनके सामने क्वेश्चनिंग के लिए नहीं जाता, तो उसके बाद ईडी के पास ऑप्शन होता है कि वो कोर्ट जाएगा और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू करवाएगा और उन्हें तुरंत अरेस्ट कर लेगा। ये हमारा संविधान कहता है, ऐसा पावर दिया गया है हमारे एजेंसी को। लेकिन यहां पर तो 9 बार समन भेजे गए, इन्हें कोई फर्क नहीं था। वो समन असंवैधानिक है। क्यों? क्योंकि अगर ये समन का जवाब देने के लिए ईडी के सामने जाते तो इनसे क्वेश्चनिंग की जाती, और शायद जवाब इनके पास है नहीं, या फिर ये देना नहीं चाहते। ढीठपना इतना है कि 9 समन देने के बाद भी ये कोर्ट गए। पहले हाई कोर्ट में अपील की, उसने मना कर दिया, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गए और अपील। जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ने ही उनसे कह दिया कि ऐसी कोई गारंटी उन्हें नहीं दी जाएगी, उसके बाद अगर उन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टर द्वारा अरेस्ट किया ही जाता है, ये कोई तानाशाही नहीं है, ये उनके हिरार्की, वो उनके प्रोसेस का एक पार्ट है, उनकी जांच का एक पार्ट है, वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। आप निर्दोष है तो साबित हो जाएगा, छूट जाएंगे आप, डर किस बात का है? इन सभी पॉइंट्स के बाद वो बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, जिसके 3 कमिश्नर होते हैं। अब जहां पे ये बात कर रहे थे इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की, कौन अपॉइंट करता है? 3 लोगों की कमेटी है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री, और
अधीर रंजन चौधरी जो कि विपक्ष के वरिष्ठ नेता हैं, वो हैं। इन तीनों ने मिलकर 3 इलेक्शन कमिश्नर रखे, जिसमें से एक पहले से थे, 2 पद खाली थे, वहां 2 पर 2 लोगों को अपॉइंट किया गया। इसमें से एक है ज्ञानेश कुमार, जो रिटायर्ड आईएएस हैं। 2016 और 19 के बीच ये पीएमओ में सेक्रेटरी भी रहे। और दूसरे जो हैं वो है सुखबीर संधू, ये भी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और 2014 से लेकर 2023 तक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, चेयरपर्सन ऑफ एनएचएआई और तीसरा चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड रहे। जिन लोगों ने आजीवन, आईएएस ऑफिसर अगर रिटायर्ड है तो उसका आजीवन ही हो गया, उन्होंने देश की सेवा की ईमानदारी से, उसके बाद सरकार के लिए काम करते रहे, उनके ऊपर भी ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। इन्हें उस रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर पे भरोसा नहीं है जो अपना पूरा टाइम इस देश को ऑलरेडी दे चुके, जिसकी वजह से इस देश की सरकारें अच्छे डिसीजंस अपने फ्यूचर को देखते हुए ले पाती हैं। उन आईएएस ऑफिसर्स पे लोग शक कर रहे हैं। जमीन से दूर, अपनी मिट्टी से दूर बैठकर एजेंडा चलाना, प्रोपेगेंडा चलाना बहुत आसान है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में रहने के बाद, ग्राउंड रियलिटी को जानने के बाद उस पर बात करना काफी मुश्किल पड़ जाता। ये वीडियो ये बना रहे थे लिकर केस पे, लेकिन उसकी कोई डिटेल से इन्हें कोई मतलब नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा लोगों को बताना था। इतने चालाकी से बताया ना कि भाई ये वीडियो देखते हुए मैं भी 1 मिनट के लिए वहीं बैठ गया था, लेकिन फिर से देखी, कई बार इनकी वीडियो देखी, फिर सोचा प्रोपेगेंडा तो तगड़ा चला दिया भैया आपने, दबा के सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। अकेले भाई साहब, सारी मीडिया गोदी है, ये भाई साहब एक मतलब मसीहा बन गए, और इन अकेले की वजह से आज रूलिंग पार्टी डरी हुई है। बिल्कुल भाई साहब खत्म हो गए, इतना ही डर गई है तो एक टिकट ही दिलवा दो ना, इनको दे दो टिकट, आ जाए हमारे यहां से इलेक्शन लड़ लें, यही रह गया बस बाकी। अब किसी को भी कहीं से भी उठाया जाएगा और किसी भी चीज का एम्बेसडर बना दिया जाएगा, कैंपेन करने लग जाएंगे ये लोग। इनको ना हमारी जुडिशरी पे भरोसा है, हाँ भरोसा है अगर इनके फेवर में वो ऑर्डर पास कर दे तो, ना इन्हें हमारी एजेंसियों पे भरोसा है, फिर इनके अंडर जब वही एजेंसी काम करने आएगी तो इनको भरोसा है। क्यों? क्योंकि वो इनके हिसाब से काम करने लग जाएगी। अगर ये हार जाए तो ईवीएम में दिक्कत, अगर ये जीत जाए सब चंगा है जी, चुपचाप लड्डू खाएंगे, अपने अपने ऑफिस में जाएंगे, मजे। दिक्कत पता है कहां है? हम आप ऐसी वीडियोस देखते हैं और बिना विचार किए, बिना अपना खुद का दिमाग लगाए, कुछ भी सोचे समझे बिना, सिर्फ ये लोग जो बोलते हैं उसमें फंसते चले जाते हैं। इस तरीके से इनकी वीडियोस बनी होती है, यानी कि सही में हम उलझते चले जाते हैं और फिर हमारा माइंड एक तरह से सॉफ्ट वॉश होता जाता है। आजकल बाकी सबको ये लोग अंधभक्त और गोदी मीडिया बुलाने लगे। आप क्या कर रहे हो? पूरा फैक्ट्स कभी बताया नहीं, अपनी साइड का चाहे कितना ही मॉडिफाई करना पड़ता है, करने के बाद दुनिया को दिखाते हो ना। अब इन्होंने इस वीडियो में एक और जवाब दिया, मेरा मुंह बंद क्यों नहीं किया जाता? अगर डिक्टेटरशिप होती तो कब का बंद कर दिया गया होता। ये अभिव्यक्ति की आजादी और हमारे भारतीय संस्कृति का रिस्पेक्ट है, हम सभी को बोलने की आजादी देते हैं। अच्छी बात है, आप बोलोगे, स्ट्रांगली बोलोगे तो कोई ना कोई पॉइंट उठेगा, बट लॉजिकल होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ की बातें होनी चाहिए। वो कर ही नहीं पाते आप, पता नहीं क्यों नहीं कर पाते हो, आप बता दो उस चीज के लिए। एक तरफ इनके लिए सारे न्यूज एजेंसीज बिक गए हैं, सारी मीडिया बिकी हुई है, और दूसरी तरफ जब वीडियो बनाई जाती है तो फैक्ट्स के लिए उन्हीं न्यूज की कटिंग दिखाई जाती है, और उसी के थ्रू अपना जो आइडियोलॉजी है, अपना जो प्रोपेगेंडा है, वो बड़े ही सातिर तरीके से ना ऑडियंस के थ्रू बस फैलाया जा रहा है। दूर बैठ के बोलना ना काल्पनिक सा ही लगता है, ग्राउंड रियलिटी पे आके जो चीजें यहाँ पे हैं उन्हें फेस करना, उसके बाद उसके बारे में बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम देशभक्त हैं, इसीलिए जो गाड़ी इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक तोड़ दी गई थी और उसे घसीटा जा रहा था, उसे दोबारा ट्रैक पे लाने की कोशिश में लगे हुए। और एक सवाल आपका कि हम अपने आप को देशभक्त कहते हैं, क्या हम देशभक्त हैं? मैं भी आपसे पूछता हूँ, हम देशभक्त हैं या नहीं है? ये क्वेश्चन पूछने के काबिल हो आप? एक्चुअल में ये होता है कि ये जो वीडियो में दिखाना चाह रहे हैं ऐसा एक्चुअलिटी है नहीं, कुछ जो एक्चुअल में है, जो रियलिटी है वो ये दिखा ही नहीं पाते। आप बताइए, ये फैक्ट्स को छुपाकर जो ये एग्जाम्पल दिया जाता है, आपको क्या लगता है कि ये ऐसी सच्चाई है, या फिर जो बातें हैं उसको किसी दूसरे तरीके से, दूसरे अंदाज में पेश किया जा रहा है? यहाँ पर बड़े ही चालाकी से इस वीडियो में खुद को डिफेंड करने के लिए भाई ने बड़े बड़े नेताओं के, एक्टिविस्ट के नाम लिए, इंदिरा गांधी जी का नाम लेकर इमोशनली टच करने की कोशिश करके अपना प्रोपेगेंडा फैला दिया भाई।
और ये इमोशनल फैक्टर लाकर इन्होंने बड़े ही प्यार से कह दिया कि ये क्वेश्चन तो उठाना ही फालतू है। मैं उस टाइम पैदा होता तो शायद यही वीडियो बनाता, आज मैं पैदा हुआ हूं तो ये वीडियो बना रहा हूं। ये सारी चीजें देखते हुए जब वीडियो के अंत में जाओगे, एंड में जाकर क्लियरली दिखता है कि ये वीडियो था ही नहीं, इन्होंने एक कैंपेन बनाया हुआ था। क्लियरली बता रहे हैं किसको वोट करो किसको ना, अपनी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कैंपेन सेट किया गया है, और अगर ये कैंपेन जिस तरीके में इन्होंने सेट किया है तो शायद मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि किसके द्वारा या फिर किसके अगेंस्ट में ये कर रहे हैं। ओवरऑल इन्होंने ये कोई वीडियो नहीं बनाया है, बड़े ही चालाकी से बातों को तोड़ मोड़ कर पेश किया है, इंटेलेक्चुअल स्टेटमेंट्स को यूज किया है, और ये सब करते हुए एंड में उन्होंने जो उनका एक्चुअल प्लान था, जो चाहते थे इस वीडियो से, वो पिच कर दिया। ये कर रहे हैं इस वीडियो में ऑपोजिशन का कैंपेन, ये नहीं बना रहे कोई इंफॉर्मेशनल वीडियो। दिक्कत है कि हम लोग ये वीडियो देख के इन्फ्लुएंस भी हो जाएंगे। यहाँ पे मैं भी कहता हूँ अपना वोट सिर्फ अपने आज को देखते हुए ना देना, अपना फ्यूचर देखते हुए देना, और अपने पास्ट को याद करके देना। कितना अस्तित्व तुम्हारा बचा था और आज कितना अस्तित्व तुम्हारा है, क्या खोते हुए जा रहे थे और क्या अब आगे आपको या फिर आपके आने वाले जनरेशन को मिलने वाला है। वोट सबका अधिकार है, दो, लेकिन आंख कान दिमाग सारे पर्दे खोल के देना है। धन्यवाद।